हेलो माय डियर कॉमरेड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो झटपट शुरू करते हैं our lesson in an innovative and interesting way and retain it forever. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Annis Jung। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ हमारे ऑथर के बारे में। The author of the chapter Lost Spring, Stories of Stolen Childhood is Annis Jung, 1964. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. तो हमारे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की ऑथर हैं एनिस जंग। शी वॉज बोर्न इन 1964 इन रौरकिला और उन्होंने अपना चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स हैदराबाद में बिताया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद and in the United States of America. Her parents were both writers. एनिस जंग ने अपना एजुकेशन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंप्लीट किया था। उनके पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों ही राइटर्स थे। एनिस जंग began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. एनिस जंग ने अपने करियर की शुरुआत एक राइटर के रूप में इंडिया में करी थी। एनिस जंग इंडिया एंड अब्रॉड के मेजर न्यूज़पेपर्स में एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट रह चुकी हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक एक्सर्प्ट मतलब एक्सट्रैक्ट या एक छोटा सा पार्ट है एनिस जंग के बुक लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का। जैसे कि स्प्रिंग सारी सीजन्स में से सबसे ब्यूटीफुल सीजन है और इस सीजन में फ्लावर्स खिलते हैं और पेड़ों में नई पत्तियां आती है, उसी तरह से चाइल्डहुड एक इंडिविजुअल की लाइफ का सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल पीरियड है जिसमें वो ब्लूम और ग्रो करता है। इन दिस चैप्टर स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। एनिस जंग चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी की हॉरिफिक ट्रुथ मतलब डरावनी सच्चाई बताती हैं जिसके जाल में इंडिया के बच्चे फंस गए हैं और वो अपना चाइल्डहुड फ्रीली नहीं जी पाते हैं। एक तरह से उनका चाइल्डहुड और स्प्रिंग टाइम इज लॉस्ट। इस चैप्टर में एनिस जंग एग्जामिन करती हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज्यादा गरीबी और कस्टम्स यानी कि परंपरा इन बच्चों को फोर्सफुली चाइल्ड लेबर के दलदल में धकेल देती हैं। इन दिस चैप्टर देयर आर 2 स्टोरीज। फर्स्ट स्टोरी है साहिब की जो एक रैग पिकर है एंड ही रिसाइड्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली इन सीमापुरी। सेकेंड स्टोरी है मुकेश की जो एक बैंगल मेकर का सन है और फिरोजाबाद में रहता है। देयर आर 2 मेन लीड एक्टर्स कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। तो हमारी स्टोरी के फर्स्ट लीड एक्टर है साहिब आलम जो एक रैग पिकर है एंड ही लिव्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली इन सीमापुरी। और साहिब के बहुत सिंपल छोटे छोटे ड्रीम्स है जैसे कि उसे टेनिस खेलते हुए देखना और खुद से भी टेनिस खेलना बहुत पसंद है, शूज पहनना पसंद है एंड ही बिलीव्स इन प्रॉमिसेस मेड टू हिम। हमारी स्टोरी के सेकेंड लीड एक्टर हैं मुकेश जो एक बैंगल मेकर का सन है एंड ही लिव्स इन फिरोजाबाद। मुकेश ड्रीम करता है कि वो बड़ा होकर एक मोटर मैकेनिक बने। मुकेश बहुत ही करेजियस एक साहसी बॉय है और मुकेश ये भी ड्रीम करता है कि वो उन ट्रेडिशन को ब्रेक करे जो बरसों से उनकी फैमिली में चला आ रहा है, जो है बैंगल मेकिंग का ऑक्यूपेशन। So let's start the detailed explanation of our chapter word to word along with the meanings of the difficult words। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं और ध्यान से सुनते हैं इन स्टोरीज को। Let's stay focused and proceed further. Our first story is Sometimes I find a rupee in the garbage
जो साहिब आलम एक रैग पिकर की है। यहाँ आई इंडिकेट करता है साहिब को, जो कहता है कि उसे गार्बेज में कभी कभार 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Encounter मतलब meet, scrounging means searching for और looking for मतलब कुछ ढूंढना, gold मतलब something valuable और precious। हमारी ऑथर एनीस जंग साहिब को रोज सुबह मिलती हैं जब वो उनके नेबरहुड के कचरे के ढेर में कुछ जरूरत का सामान ढूंढ रहा होता है। तब ऑथर साहिब से पूछती है, तुम ये सब क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. Amidst मतलब in the middle of, बीच में, distant means far away, दूर दूर तक। साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसका घर बना हुआ था ढाका, जो कि अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश का कैपिटल है, के हरे भरे खेतों के बीच में। लेकिन अब उसे अपना घर दूर दूर तक भी याद नहीं है। लुकिंग फॉर गोल्ड मीन्स ड्रीमिंग ऑफ गुड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। साहिब की मदर बताती है कि ढाका में बहुत सारे स्टॉर्म्स, आंधी तूफान आए थे, जिसमें उनके हरे भरे खेत और घर बर्बाद हो गए थे। इसलिए उन्होंने ढाका छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आंखों में एक सपना, एक होप लेकर आए थे, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. Mutters मतलब to speak in a low voice और murmur यानी कि धीरे से कहना। हमारे चैप्टर के बिगनिंग में जब ऑथर साहिब से पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, मतलब कचरा क्यों बीनते हो, तो उसके जवाब में साहिब धीरे से कहता है, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। ग्लिबली मीन्स फ्लुएंटली बट थॉटलेसली, मतलब एकदम से बिना कुछ सोचे समझे बोलना। हॉलो मीन्स मीनिंगलेस। फिर ऑथर एकदम से बिना कुछ सोचे समझे साहिब से कहती है, तुम स्कूल जाओ, और उनको इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है कि उनकी एडवाइस कितनी मीनिंगलेस है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब कहता है कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, और जब वहाँ स्कूल बन जाएगा तब वो जरूर स्कूल जाएगा। If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? ऑथर साहिब से मस्ती मजाक में पूछती हैं, अगर मैं स्कूल बना लूं तो क्या तुम स्कूल में पढ़ने आओगे? साहिब खिलखिला के मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। कुछ दिनों के बाद साहिब ऑथर के पास भागते हुए आता है और उनको पूछता है, क्या आपका स्कूल बन गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. Embarrassed means feeling ashamed, मतलब शर्मिंदा होना, abound मतलब to exist in large numbers, bleak मतलब empty and dull। ऑथर साहिब से कहती हैं कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत एम्बैरस फील करती हैं, क्योंकि उन्होंने साहिब से एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो वो पूरा कर ही नहीं सकती थी। लेकिन उनकी तरह ऐसी झूठी प्रॉमिसेस करने वाले साहिब की खाली और बेरंग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं
जो साहिब जैसे गरीब बच्चों के मन में झूठी उम्मीद की किरण जगा देते हैं। After months of knowing him, I asked him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. कुछ महीनों की जान पहचान के बाद हमारी ऑथर एनीस जंग साहिब से उसका नाम पूछती हैं और वो प्राउडली बताता है साहिब-ए-आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरी यूनिवर्स का भगवान। लेकिन साहिब को अपने नाम का मीनिंग ही नहीं पता था और अगर पता होता तो उसको विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती। यहाँ पर ऑथर साहिब के नाम में एक आयरनी नोटिस करती है, क्योंकि वो एक पुअर रैग पिकर था और उसके नाम का मतलब था पूरे यूनिवर्स का भगवान। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Army means group or gang. Barefoot मतलब not wearing anything on your foot. अपने नाम के मतलब से अंजाम साहिब अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट्स में घूमता रहता था। ऑथर इन बच्चों की आर्मी यानी कि गैंग और ग्रुप ऑफ बेयरफुट बॉयज को रिलेट करती है मॉर्निंग बर्ड्स से, जो सुबह सुबह दिखाई देती थी और दोपहर तक गायब हो जाती थी। ये बच्चे की टोली भी नंगे पैर सुबह सुबह कचरा बीनते हुए दिखती थी और दोपहर होने तक गायब हो जाती थी या फिर अपने घर वापस चली जाती थी। ऑथर कुछ ही महीनों में इन बच्चों की गैंग के एक एक बच्चे को पहचानने लग गई थी। Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. एक बार ऑथर इनमें से एक बच्चे से पूछती है, तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहन रखी है? तो वो बच्चा सिंपली आंसर करता है, मेरी मदर ने मुझे शेल्फ से चप्पल्स उतार कर ही नहीं दी। Even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Shuffles मतलब move your feet slightly as you are uncomfortable or embarrassed. तभी दूसरा बच्चा कहता है, अगर इसकी मदर शेल्फ से चप्पल्स उतार कर भी दे देंगी तो ये उन चप्पल्स को फेंक देगा। और जो बच्चा ये कहता है उसने दोनों पैरों में अलग अलग शूज पहन रखे थे जो मैच नहीं कर रहे थे। जब ऑथर इन शूज पर कमेंट करती हैं तब वो बच्चा अपने पैरों को थोड़ा मूव कर लेता है और एम्बैरेस फील करता है और कुछ भी नहीं कहता है। तभी एक तीसरा बच्चा कहता है कि उसे शूज चाहिए क्योंकि उसकी पूरी लाइफ में उसके पास आज तक एक भी पेयर ऑफ शूज नहीं थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ऑथर कहती हैं कि पूरी कंट्री में ट्रैवलिंग करते हुए उन्होंने बच्चों को सिटीज और विलेज रोड्स में बेयरफुट नंगे पैर चलते हुए देखा है। ऑथर को इन बच्चों से एक कॉमन एक्सप्लेनेशन मिलता है कि वो नंगे पैर पैसों की कमी की वजह से नहीं रहते हैं, लेकिन इसलिए रहते हैं क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन यानी कि कल्चर है। ये बच्चे इतने गरीब होते हैं कि वो चप्पल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और ट्रेडिशन का बहाना लगाते हैं। ऑथर सोचती हैं कि ये उनका एक एक्सक्यूज बहाना है अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी कि कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब चली आ रही गरीबी को छुपाने का। I remember a story
A man from Udupi once told me, as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. Briefly मतलब for a short time. ऑथर को एक स्टोरी याद आती है जिसे बहुत पहले उदुपी के एक आदमी ने उन्हें बताई थी। वो आदमी बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था और स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहाँ उसके फादर प्रीस्ट यानी कि पुजारी थे, और वो कुछ देर के लिए मंदिर के आगे रुक जाता था और गॉड से प्रे करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. Desolation means a state of complete emptiness and destruction, मतलब जो जगह खाली और वीरान हो जाती है। आगे ऑथर बताती है कि 30 years के बाद वो उसी बच्चे के शहर उदुपी और टेम्पल में वापस विजिट करती हैं, जो कि अब पूरा खाली और वीरान हो चुका था। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Backyard मतलब an area behind a house. उसी टेम्पल के पीछे अब एक नए प्रीस्ट रहते थे और वहाँ पर प्लास्टिक की रेड एंड वाइट चेयर्स रखी हुई थी। फिर ऑथर देखती है कि एक बच्चा स्कूल से पैंटिंग मतलब हाफते हुए आता है, जिसने ग्रे यूनिफॉर्म, सॉक्स और शूज पहन रखे थे, और वो अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. इस बच्चे को देखकर ऑथर को वो 30 साल पुराने बच्चे का प्रेयर याद आ जाता है, जब उसे फाइनली एक पेयर ऑफ शूज मिल जाता है और वो गॉडेस माता रानी से प्रेयर करता है कि इसे मैं कभी खोऊं ना। वो हमेशा भगवान से प्रेयर करता था और एक पेयर ऑफ शूज मांगता था, और भगवान ने उसकी प्रेयर मंजूर कर ली थी, इसलिए वो अपने जूते संभाल के रखना चाहता था। अब 30 सालों के बाद वहाँ की सिचुएशन बेटर हो गई थी और अब प्रीस्ट के बच्चे शूज पहनने लग गए थे, लेकिन ऑथर बताती हैं कि अभी भी बहुत सारे बच्चे, जैसे कि उनके नेबरहुड में जो रैग पिकर्स है, वो शूलेस रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Acquaintance मतलब contact, जान पहचान, periphery means outskirts और outer area. ऑथर की बेयरफुट रैग पिकर्स से जान पहचान होने की वजह से वो सीमापुरी विजिट करती हैं। वैसे तो सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही है, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मतलब सिंबॉलिकली, क्योंकि सीमापुरी दिल्ली के पास होते हुए भी डेवलपमेंट्स या लाइफस्टाइल के हिसाब से देखें तो दिल्ली से कोसों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Squatters means a person who unlawfully occupies an unused or uninhabited land or building. जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो बांग्लादेश से 1971 में आए थे और उन्होंने सीमापुरी की खाली जगह में अनलॉफुली अपना कब्जा जमा लिया था। साहिब की फैमिली भी इन स्क्वाटर्स में से एक है। सीमापुरी was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, lived 10,000 rag pickers. Wilderness मतलब
अ वेस्टलैंड और बैरन लैंड। टारपोलिन मतलब हेवी वाटरप्रूफ क्लॉथ यूज्ड एज अ कवरिंग या फिर तिरपाल। उस समय जब ये स्क्वाटर्स सीमापुरी में आए थे तब सीमापुरी एक वेस्टलैंड या बैरन लैंड था। अभी भी सीमापुरी एक बैरन लैंड है पर खाली नहीं है, क्योंकि अब सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स झोपड़पट्टी में रहते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए हट्स में रहते हैं जिनकी रूफ्स टिन और तिरपाल से बनी हुई है और वहां पर कोई सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर की फैसिलिटीज नहीं है। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Permits मतलब an official document authorizing someone to do something. इन रैग पिकर्स को यहाँ पर बिना कोई आइडेंटिटी यानी कि पहचान पत्र और बिना परमिट्स के रहते हुए 30 इयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर इन रैग पिकर्स के पास राशन कार्ड्स है जो यहाँ के गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोवाइड कराए हैं, जिससे इनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ गया है और इस राशन कार्ड की वजह से इन रैग पिकर्स को फूड ग्रेन सस्ते रेट में मिल जाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। लेकिन इन गरीब रैग पिकर्स को अपने सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा फूड इम्पोर्टेंट है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Tattered मतलब old and torn, फटी पुरानी। जब ऑथर एक ग्रुप ऑफ विमेन जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी थी से पूछती है कि तुम लोगों ने अपने ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स को क्यों छोड़ दिया, तब ये विमेन ऑथर से बोलती हैं कि अगर हम दिन के अंत तक अपना और अपनी फैमिलीज का पेट भर सके ताकि हमें भूखे पेट ना सोना पड़े, तो हम यहाँ सीमापुरी में रहना पसंद करेंगे, ना कि अपनी फील्ड्स में जिसने हमें ग्रेन्स नहीं दिया या भूखा रखा। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Transit homes मतलब temporary homes। जहाँ भी इन गरीब रैग पिकर्स को फूड मिलता है वो अपना तंबू वहीं गाड़ लेते हैं और वो उनका टेम्परेरी होम्स बन जाता है। बच्चे भी इन्हीं घरों में और इस माहौल में पलते बढ़ते हैं और जीने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ कूड़ा बीनने का काम करने लग जाते हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल जीने का मतलब ही है कि आपको रैग पिकिंग का ही काम करना पड़ेगा। इतने सालों से रैग पिकिंग का काम करते करते वहाँ के रैग पिकर्स इतने ट्रेन माहिर हो गए हैं कि उनके लिए ये एक कला हो गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। गार्बेज टू देम इज गोल्ड मतलब मीन्स ऑफ सर्वाइवल। गार्बेज इन रैग पिकर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, क्योंकि इसी रैग पिकिंग के काम की वजह से इनके घरों में चूल्हा जलता था, यानी कि उनकी रोजी रोटी चलती थी और उनके सर के ऊपर एक छत थी, भले ही क्यों न उस छत से पानी टपकता हो, लेकिन उनके पास रहने के लिए घर तो था। लेकिन बच्चों के लिए तो गार्बेज इससे भी बढ़कर था, क्योंकि उन्हें गार्बेज में से बहुत सारी यूज्ड चीजें मिलती थी जिससे वो अपनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स पूरा करते थे। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says,
his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. Eyes lighting up मतलब to look excited and happy. साहिब ऑथर से बहुत खुश होकर कहता है कि कभी कभार कूड़ा बीनते समय उसे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। ऑथर कहती हैं कि जब साहिब जैसे गरीब रैग पिकर्स को कूड़े के ढेर में सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो गरीब बच्चे कूड़े में फिर से इस उम्मीद से ढूंढने लग जाते हैं कि शायद उन्हें और मिल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. ऑथर को ऐसा लगता है कि गार्बेज का मतलब पेरेंट्स और बच्चों के लिए अलग अलग है। पेरेंट्स के लिए तो गार्बेज उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का सहारा है, जिसे उन्हें अपनी रोजी रोटी मिलती है और रहने के लिए घर। लेकिन बच्चों के लिए तो गार्बेज रैप्ड इन वंडर है, क्योंकि जब ये गरीब बच्चे कूड़ा बीनते हैं तब इन्हें तरह तरह की चीजें मिलती है, जैसे कि पुराने जूते, कपड़े, खिलौने या फिर 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट, और ये बच्चे इन्हें पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. One winter morning में ऑथर साहिब को अपने नेबरहुड क्लब के फेंस्ड गेट यानी कि जाली के गेट के बाहर देखती हैं। साहिब वहां खड़ा होकर 2 यंग मैन को टेनिस खेलते हुए देख रहा था, जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. Content मतलब satisfied। साहिब बहुत ही लो वॉइस यानी हल्की आवाज में ऑथर से कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है, और ऑथर बताती है कि साहिब फेंस के पीछे खड़े होकर ये गेम देखकर ही satisfied था। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. साहिब बताता है कि जब कोई भी आसपास नहीं होता है तब वो क्लब के अंदर चला जाता है और गेटकीपर उसे स्विंग यूज करने देता है। साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. साहिब ने टेनिस शूज पहन रखे थे जो उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स में बड़े स्ट्रेंज यानी कि अजीब से दिख रहे थे। साहिब बोलता है कि किसी ने उसे ये शूज दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. Discarded मतलब thrown away. Intently मतलब keenly और attentively ध्यान से। Out of his reach मतलब beyond the capacity of someone to attain or achieve something. सच्चाई तो ये है कि वो शूज किसी अमीर बच्चे के यूज्ड शूज है जिसे उसने डिस्कार्ड कर दिए थे, क्योंकि एक जूते में होल था यानी कि छेद हो गया था। लेकिन साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जूते में छेद है, क्योंकि साहिब जैसे गरीब रैग पिकर जो हमेशा नंगे पैर घूमते हैं, उनके लिए तो छेद वाले जूते भी एक सपना सच होने के बराबर था। लेकिन जो गेम साहिब इतने ध्यान से देख रहा था वो साहिब जैसे गरीब रैग पिकर के पहुंच से बाहर था, यानी कि वो इस गेम को कभी भी नहीं खेल सकता था। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand,
is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. Canister मतलब a round or cylindrical container for storing things और container. फिर एक दिन मॉर्निंग में ऑथर देखती है कि साहिब एक मिल्क बूथ की ओर जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर यानी कि कंटेनर था। साहिब ऑथर से कहता है कि अब वो एक टी स्टॉल में काम करने लग गया है और दूर से इशारा करते हुए ऑथर को वो टी स्टॉल दिखाता है। I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. साहिब कहता है कि उसे टी स्टॉल में काम करने के 800 रुपए मिलते हैं और पूरे दिन का खाना। फिर ऑथर साहिब से पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, लेकिन ऑथर देखती है कि साहिब के फेस में से उसका केयरफ्री लुक गायब हो गया था क्योंकि अब उस पर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और वो किसी और के अंडर में काम करने लग गया था। साहिब की कचरे की थैली बहुत हैवी होती थी, लेकिन साहिब उसे बहुत लाइटली अपने कंधे में उठा लेता था क्योंकि वो थैली उसकी अपनी थी। लेकिन साहिब को स्टील का कैनिस्टर भारी लगता था क्योंकि वो किसी और का था, यानी कि वो टी स्टॉल वाले का था। पहले तो साहिब अपने कचरा बीनने के काम से अपना खुद का मालिक था, पर अब वो किसी और के अंडर में काम करने लग गया था और उसे उनके ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। इसलिए अब साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था। तो यहीं पर हमारे चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी फिनिश हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे चैप्टर की सेकेंड स्टोरी के साथ। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज इट विल कीप यू इन लूप। Lastly, share this video with your classmates and friends who might benefit from it. Learning is always more fun when you do it together. Thank you for being part of our channel, The Learning Brains. See you in the next video. Till then, bye-bye. Have a good day.